आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहां तनाव हमेशा बना रहता है ना? लेकिन भू राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ताइवान इस समय पृथ्वी पर लिटरली सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस त्रिकोण को डिकोड करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे तनावपूर्ण भू राजनीतिक गतिरोध का केंद्र है। अमेरिका, चीन और ताइवान। ये कोई साधारण विवाद नहीं है। ये इतिहास, रणनीति और आधुनिक तकनीक की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसका असर पूरी दुनिया के भविष्य पर पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये छोटा सा द्वीप दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच टकराव का केंद्र क्यों बन गया है। आज के हमारे इस विश्लेषण का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे एक बेहद अहम शिखर सम्मेलन की चेतावनी पर। फिर 2 चीन के ऐतिहासिक विभाजन को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ताइवान वैश्विक स्तर पर इतना मायने क्यों रखता है, अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता क्या है, और अंत में बात करेंगे वैश्विक युद्ध बढ़ने के परिदृश्य पर। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, एक बेहद अहम शिखर सम्मेलन की चेतावनी। बड़े देशों के शिखर सम्मेलनों में आमतौर पर बहुत ही नपीतुली कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल होता है, राइट? लेकिन हाल ही में जो हुआ वो बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला था। जब अमेरिकी नेता चीन के दौरे पर गए तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये कोई छोटी-मोटी असहमति नहीं है। एक महाशक्ति के नेता द्वारा दूसरे महाशक्ति के नेता को इस तरह की खुली और सीधी बात कहना, ये साफ दर्शाता है कि तनाव किस चरम पर पहुंच चुका है। इस चेतावनी की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। चीन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर इस मुद्दे को सावधानी से नहीं संभाला गया तो दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव का भारी जोखिम है। मतलब जरा सोचकर देखिए, चीन के तट से मात्र 130 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप इस बात का फैसला कर रहा है कि दुनिया के 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच शांति रहेगी या महायुद्ध छिड़ जाएगा। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2 चीन का ऐतिहासिक विभाजन। आखिर इस स्थिति तक पहुंचने की नौबत क्यों आई? इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में गहराई से छिपा है। सदियों से ताइवान पर शासन लगातार बदलता रहा है। शुरुआत में 1600 के दशक से पहले यहाँ स्वदेशी लोगों का राज था। फिर 1683 से 1895 तक चीन के किंग राजवंश ने इस पर नियंत्रण किया। उसके बाद 1895 से 1945 तक ये जापान के प्रभाव में रहा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1949 में आया। चीन में एक भयंकर गृह युद्ध हुआ। उस युद्ध में हारने वाला गुट, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना या आरओसी कहा जाता था, भागकर ताइवान आ गया और वहीं सिमट कर रह गया। यहीं से एक बहुत ही अनोखी और थोड़ी उलझी हुई राजनीतिक वास्तविकता पैदा हुई। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में 2 चीन बन गए। एक तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी है, जिसका नियंत्रण चीन की विशाल मुख्य भूमि पर है और जिसे आज पूरी दुनिया आधिकारिक तौर पर चीन के नाम से जानती है। दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी है, जिसने ताइवान पर अपनी सरकार बनाई। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश कूटनीतिक रूप से पीआरसी को ही असली चीन मानते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ताइवान में आरओसी की एक अलग राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी पूरी तरह से कायम है। अब इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी बेहद जरूरी है। चीन के नजरिए को समझे बिना हम इस मुद्दे की गहराई को नहीं नाप सकते। चीन ताइवान को सिर्फ एक कूटनीतिक मुद्दा या जमीन का टुकड़ा नहीं मानता। उसके लिए ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का एक अत्यंत संवेदनशील मामला है। चीन अक्सर अपमान की सदी का जिक्र करता है, वो 100 साल का दौर जब विदेशी शक्तियों ने चीन को कमजोर किया था और उसके हिस्सों पर कब्जा किया था। चीन की नज़र में ताइवान का अलग रहना उसी ऐतिहासिक आघात का एक अधूरा हिस्सा है, जिसे हर हाल में वापस मुख्य भूमि के साथ मिलाना ही होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ताइवान के अंदर की कहानी अब कुछ और ही मोड़ ले चुकी है। दशकों तक ताइवान में लोकतंत्र के फलने फूलने का नतीजा ये निकला है कि वहाँ की नई पीढ़ी की सोच बिल्कुल बदल गई है। वे अब खुद को सांस्कृतिक रूप से चीनी मानने के बजाय गर्व से ताइवानी मानना पसंद करते हैं। आज ताइवान के अंदर सबसे बड़ा गुट वो है जो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता और अलग पहचान चाहता है।
कुछ लोग यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, और चीन के साथ वापस जुड़ने के समर्थकों की संख्या अब सबसे कम रह गई है। और सच कहें तो यही जमीनी हकीकत बीजिंग के लिए सबसे बड़ी और जटिल चुनौती बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ। ताइवान वैश्विक स्तर पर आखिर इतना मायने क्यों रखता है? अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ चीन और ताइवान के बीच का ऐतिहासिक मसला है तो अमेरिका और बाकी दुनिया इसमें इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रही है? इसका सबसे बड़ा जवाब है भूगोल। सामरिक दृष्टि से ताइवान पहली द्वीप श्रृंखला यानी फर्स्ट आइलैंड चेन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस श्रृंखला में जापान, ताइवान और फिलीपींस शामिल है। यह भौगोलिक रेखा असल में समुद्र के बीच एक विशाल दीवार की तरह काम करती है, जो चीन की नौसेना को प्रशांत महासागर में बेरोक टोक आगे बढ़ने और विस्तार करने से रोकती है। अगर ताइवान चीन के नियंत्रण में आ जाता है तो ये दीवार टूट जाएगी और शक्ति का वैश्विक संतुलन पूरी तरह से पलट जाएगा। और हाँ, बात सिर्फ भूगोल या सेना तक सीमित बिल्कुल नहीं है। बात उस तकनीक की है जिस पर आज की पूरी आधुनिक दुनिया टिकी है। ताइवान की एक कंपनी है TSMC, जो दुनिया की सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माता है। अगर ताइवान में थोड़ा सा भी विवाद होता है तो पूरी दुनिया के AI सिस्टम का विकास रातों रात रुक सकता है। स्मार्टफोन की ग्लोबल सप्लाई ठप हो सकती है और यहाँ तक कि देशों के सैन्य और सैटेलाइट सिस्टम भी पंगु हो सकते हैं। आज के समय में दुनिया का हर बड़ा देश इन छोटे छोटे माइक्रोचिप्स के लिए ताइवान पर अत्यधिक निर्भर है। ये लिटरली हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब हम अपने चौथे बिंदु पर आते हैं, अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता। इन भारी जोखिमों के कारण ही अमेरिका एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिसे रणनीतिक अस्पष्टता या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। यह नीति जानबूझकर इतनी गोलमोल रखी गई है कि कोई भी इसका सटीक मतलब नहीं निकाल सकता। अमेरिका ये साफ साफ कभी नहीं बताता कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिकी सेना ताइवान को बचाने आएगी या नहीं। ऐसा क्यों? ताकि इस अनिश्चितता के डर से चीन कभी हमला करने का दुस्साहस ना करे और दूसरी तरफ ताइवान भी जोश में आकर औपचारिक स्वतंत्रता की घोषणा ना कर सके। दोनों पक्षों को अंधेरे में रखकर शांति बनाए रखने का यह एक बेहद अनोखा तरीका है। लेकिन इस नीति का विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ आधिकारिक तौर पर अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देता है, लेकिन दूसरी तरफ अनौपचारिक रूप से अपने ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत वो लगातार ताइवान को खुद की रक्षा करने के लिए उन्नत हथियार बेचता रहता है। मतलब एक ही समय पर एक पक्ष को कूटनीतिक मान्यता देना और दूसरे पक्ष को हथियारों से लैस करना। ये एक साथ दो नावों पर पैर रखने जैसी बेहद जटिल और जोखिम भरी कूटनीतिक बाजीगरी है। और अंत में चलिए अपने सबसे गंभीर हिस्से पर बात करते हैं, वैश्विक युद्ध बढ़ने का परिदृश्य। सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा अगर ये रणनीतिक अस्पष्टता अचानक काम करना बंद कर दे। अगर कल को सैन्य बल का प्रयोग होता है तो हालात कैसे बिगड़ेंगे? इसका एक डरावना परिदृश्य कुछ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले चीन एक नौसैनिक नाकाबंदी कर सकता है या ताइवान के सिस्टम पर बड़े साइबर हमले कर सकता है। इसके जवाब में ताइवान भी शांत नहीं बैठेगा, वो अपनी एंटी शिप मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई करेगा। फिर सबसे बड़ा सवाल उठेगा अमेरिका और जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य क्षेत्रीय देशों का, कि वे युद्ध में शामिल होंगे या नहीं। और इन सब का अंतिम परिणाम होगा एक त्वरित और भयानक वैश्विक आर्थिक पतन। और हाँ, कोई ये ना सोचे कि ये युद्ध किसी दूर के समंदर में होगा तो आम इंसान पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वैश्विक शिपिंग के रास्ते पूरी तरह बाधित हो जाएंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिरेंगे और ऊर्जा संकट के साथ साथ महंगाई आसमान छूने लगेगी। यही कारण है कि प्रशांत महासागर में पानी का ये छोटा सा हिस्सा आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का केंद्र बिंदु बन चुका है। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज दुनिया में जो भी थोड़ी बहुत शांति और आर्थिक स्थिरता बनी हुई है वो एक बेहद कमजोर अदृश्य धागे से बंधी है। अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच चल रही ये खींचतान किसी भी पल उस धागे को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। तो क्या आने वाले समय में दुनिया का ये सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट वास्तव में पूरी वैश्विक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस सवाल का जवाब भले ही भविष्य के गर्भ में छिपा हो, लेकिन इसके संकेत वाकई हम सभी के लिए चिंताजनक है।